Hello everyone, you are welcome on my channel. This is the last part, fourth part of this chapter, microorganisms, friends and foe. So this part we will start from food preservation. So food preservation means क्या होता है? So food means भोजन and preservation means protect करके रखना, सेव करके रखना. ओके तो हम फूड को कैसे प्रोटेक्ट करें, कैसे सेव करें और क्यों जरूरी है, इसमें हम यही पढ़ेंगे. ठीक है. So in chapter first, we have learned about the methods used to preserve and store food grains. फर्स्ट चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था? जो चैप्टर फर्स्ट था उसमें हमने पढ़ा था वी हैव लर्न अबाउट द मेथड्स. उस मेथड्स के बारे में हमने जाना था जिससे कि हम प्रिजर्व कर सके. किसको प्रिजर्व कर सके, स्टोर कर सके? फूड ग्रेन्स को. मतलब अनाज को कैसे प्रिजर्व करें, कैसे स्टोर करें, इसके बारे में हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था. बट नाउ हाउ डू वी प्रिजर्व कुक्ड फूड एट होम. लेकिन अभी हम घर पे जो कुक्ड फूड है, जो पका हुआ भोजन है, कुक्ड फूड है, उसे कैसे हम प्रिजर्व करें घर पे, इसके बारे में हम पढ़ेंगे. ओके सो यू नो दैट ब्रेड लेफ्ट अनयूज्ड अंडर मॉइस्ट कंडीशंस इज अटैक्ड बाय फंगस. आपको पता है कि जो ब्रेड को आप यूज नहीं कर रहे होते हो वो अनयूज्ड होता है, उसे थोड़ा सा भी मॉइस्ट कंडीशन मिलता है तो उस पर फंगस अटैक कर देते हैं. राइट. तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल आवर फूड. क्यों? क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे फूड को स्पॉइल करते हैं. इसलिए जब हम ब्रेड को खुला छोड़ देते हैं, उसमें थोड़ा सा मॉइस्चर पड़ता है तो फंगस उसको अटैक करके उस ब्रेड को स्पॉइल कर देता है. ठीक. तो ये स्पॉइल्ड फूड इमिट्स बैड स्मेल एंड हैज अ बैड टेस्ट एंड चेंज्ड कलर. ठीक है. तो दिस इज द बेस्ट पॉइंट टू रिमेंबर यू. सो कैसे देखो कि इफ यू हैव टू फाइंड आउट द फूड आइटम इज स्पॉइल्ड और नॉट, then you have to check the smell, the taste and the color. If the smell and the taste and the color had changed, then you can say that the food item has spoiled. Okay. देखो कैसे. तो जब स्मेल उसका, जब कोई भी फूड आइटम होता है तो उसका स्मेल खराब हो जाता है, टेस्ट खराब हो जाता है एंड उसका कलर भी चेंज हो जाता है. इसलिए आप कह सकते हो कि वो फूड आइटम क्या है, खराब हो चुका है. यहाँ इज स्पॉइलिंग ऑफ फूड. स्पॉइलिंग ऑफ फूड अ केमिकल रिएक्शन. जो फूड खराब होता है क्या वो केमिकल रिएक्शन है? तो आपको बोलना है यस. ठीक है. जो फूड खराब होता है वो केमिकल रिएक्शन है, क्योंकि आपको पता है केमिकल रिएक्शन में न्यू प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं. राइट. तो यहाँ पे देखो कलर, स्मेल एंड टेस्ट तीनों न्यू न्यू है. कलर भी चेंज हो गया और स्मेल एंड टेस्ट बैड हो गया. तो यहाँ पे चेंज हो रहा है कि नहीं? और हाँ देखो, पहले फूड ठीक था, मतलब अच्छा था, उसके बाद ये स्पॉइल्ड हो गया, ख़राब हो गया. तो जो स्पॉइल्ड फूड है उसको हम दोबारा से तो अच्छा नहीं कर सकते. सो इसलिए ये क्या हो गया, इरिवर्सिबल चेंज हो गया. सो दिस इज अ केमिकल चेंज. ओके. आई होप आपको समझ आया होगा. आगे पढ़ेंगे. पहली बाउट सम मैंगोज बट शी कुड नॉट ईट देम फॉर अ फ्यू डेज. ओके. Later she found that they were spoiled and rotten, but she knows that the mango pickle her grandmother makes does not spoil for a long time. She is confused. क्या हुआ, पहली ने कुछ मैंगोज खरीदे और उस मैंगोज को खरीद के घर पे लाई, लेकिन वो कुछ दिनों तक क्या हुआ, नहीं खाई उसको. तो बाद में उसने देखा कि वो खराब हो चुके हैं, वो सड़ चुके हैं. पर उसको ये भी पता है पहेली को कि जो मैंगो पिकल मतलब मैंगो का अचार उसकी दादी बनाती है घर पे, वो तो स्पॉइल नहीं होता, वो तो लंबे टाइम तक चलता है, लॉन्ग टाइम तक चलता है. तो वो कंफ्यूज है कि ऐसा क्यों. ठीक है. तो इसका आंसर क्या हो सकता है? क्योंकि जो अचार हम घर पे बनाते हैं उसे हम अच्छे से प्रिजर्व करते हैं. सो यही रीज़न है कि वो लंबे समय तक टिक पाता है. ठीक है. और बाकी जैसे कि वो मैंगोज लाई थी उसको जैसे तैसे रख दी होगी. ठीक है. जैसे वो फ्रीज में रखती तो उस कुछ समय तक टिकता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया होगा जिसके कारण माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने उस पर अटैक कर दिया. अब हम आगे देखेंगे. आगे है लेटेस्ट स्टडी द कॉमन मेथड्स ऑफ प्रिजर्विंग फूड इन आवर होम्स. तो हम लोग इसमें यही पढ़ने वाले हैं कि कॉमन मेथड्स क्या है जिससे कि हम अपने फूड को घर पे प्रिजर्व कर सकते हैं. वी हैव टू सेव इट फ्रॉम द अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. हमें अपने फूड को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अटैक से बचाना होगा. ठीक है. अब पहला जो है वो केमिकल मेथड है, तो इसको जानना भी काफ़ी ज़रूरी है कि केमिकल मेथड क्या है. So salts and edible oils are the common chemical generally used to check the growth of microorganisms. तो जो साल्ट है मतलब जो नमक है एंड एडिबल ऑयल्स है. अब देखो ऑयल और एडिबल ऑयल में क्या
डिफरेंस है। तो ऑयल तो सब है, जैसे कि सरसों का तेल जो हो गया, मस्टर्ड ऑयल हो गया, ठीक है, और ये हो गया आपका रिफाइंड ऑयल हो गया, एंड पेट्रोल एंड डीजल, ये सब ऑयल्स है। बट एडिबल ऑयल का बात करते हैं हम, तो सिर्फ यहाँ पे कस्टर्ड और मस्टर्ड जो भी है ऑयल आता है, एंड रिफाइंड ऑयल होता है जो हम खाने में यूज करते हैं, और ऑयल में आता है पेट्रोल एंड डीजल जो कि एडिबल ऑयल नहीं है। एडिबल मतलब खाने लायक हो, तो इसको हम खाने में इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसलिए पेट्रोल एंड डीजल ये एडिबल ऑयल नहीं है। तो एडिबल ऑयल क्या है, कस्टर्ड ऑयल या मस्टर्ड ऑयल, या फिर हम कह सकते हैं रिफाइंड ऑयल। सो ये सब क्या हो गया, एडिबल ऑयल्स। तो यही है एडिबल ऑयल्स में और बाकी ऑयल्स में डिफरेंस। ओके, सो यहाँ पे देखो कि जो साल्ट है, जो नमक है, और जो खाने में हम यूज़ करते हैं वो तेल, ये कॉमन केमिकल्स हैं जिसका हम यूज करके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को रोक सकते हैं। सो देयर फोर दे आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव्स। ओके, इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है प्रिजर्वेटिव्स। सो प्रिजर्वेटिव्स मतलब जो चीज़ को इस्तेमाल करके हम चीज़ों को प्रिजर्व करते हैं उसी को हम लोग प्रिजर्वेटिव्स कहते हैं, preservatives. Okay, we add salt or acid preservatives to pickles to prevent the attack of microbes. अब देखो पहली बात है जो उसका बोल रही थी पहली कि पिकल्स अचार क्यों खराब नहीं होता, उसका दूसरा रीजन ये भी हो सकता है क्योंकि उसमें हम लोग साल्ट मिलाते हैं। साल्ट यहाँ पे बोला जा रहा है कि साल्ट क्या है, केमिकल मेथड है जिससे कि आप प्रिजर्व कर सकते हो। साल्ट को प्रिजर्वेटिव्स कहा जाता है क्योंकि इसे प्रिजर्व करने का काम होता है। ओके, एंड सेकंड है एसिड प्रिजर्वेटिव्स। एसिड से भी आप अपने फूड आइटम्स को बचा सकते हो, जैसा कि आपको पता है पिकल्स में एसिड होता है, ठीक है। तो इसीलिए साल्ट और एसिड दोनों मिल गया, इसलिए अचार अच्छे से रह गया और उसको अच्छे से प्रिजर्व किया गया, अच्छे से कांच के बॉटल, कांच के जो बर्तन होता है उसमें भी रखा गया। सो टू पिकल्स टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स, तो आप माइक्रोब्स के अटैक को रोकने के लिए आप सॉल्ट एंड एसिड्स का इस्तेमाल कर सकते हो और सॉल्ट एंड एडिबल ऑयल्स का इस्तेमाल कर सकते हो। दीज ऑल आर प्रिजर्वेटिव्स दैट प्रोटेक्ट और प्रिजर्व योर फूड आइटम्स फ्रॉम द अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ओके, आगे देखते हैं। आगे है सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइट। ओके, इसको सल्फाइट भी कहा जाता है। सो सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइट, ये दो क्या है, केमिकल मेथड्स हैं जिसका इस्तेमाल करके कॉमन प्रिजर्वेटिव्स हैं, ठीक है, क्या है, कॉमन प्रिजर्वेटिव्स हैं जिसका इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते हो, ग्रोथ को, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ग्रोथ को रोक सकते हो। कॉमन प्रिजर्वेटिव्स हैं कौन कौन से, तो सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइट, ये आपको याद रखना है, यहाँ पे है। These are also used in jams and squashes to check their spoilage। देखो सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइट, इसका यूज हम लोग जैम्स में भी कर सकते हैं, स्क्वैशेस में भी कर सकते हैं, और ऐसा यूज होता भी है ताकि वो स्पॉइल ना हो सके। तो पहला मेथड केमिकल मेथड हमने पढ़ लिया, अब नाउ हम दूसरा मेथड को पढ़ेंगे। सो दूसरा मेथड जो हमारा है वो क्या है, सो दूसरा मेथड जो है हमारा वो है प्रिजर्वेशन बाय कॉमन साल्ट। कॉमन साल्ट से हम कैसे प्रिजर्व करें। सो कॉमन साल्ट जो है हैज बीन यूज टू प्रिजर्व मीट, किसको प्रिजर्व करने के लिए होता है, मीट को, फिश फॉर एजेस। देखो पहले से ही लोग क्या कर रहे हैं, नमक का यूज करके मीट को और फिश को प्रिजर्व करने का देखो मीट एंड फिश को प्रिजर्व करने के लिए नमक का यूज पहले से ही लोग करते आ रहे हैं। ओके, मीट एंड फिश आर कवर्ड विद ड्राई सॉल्ट। क्या होता है, जो मीट होता है जो फिश होता है उसको कवर कर दिया जाता है सूखे नमक से, टू चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, ताकि उस पर बैक्टीरिया ना लगे। ओके, साल्टिंग इज ऑल्सो यूज टू प्रिजर्व आंवला। तो इस जो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस से हम लोग नमक से जो चीज़ों को प्रिजर्व करते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड साल्टिंग। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, साल्टिंग कहते हैं। देखो यहाँ लिखा है साल्टिंग इज ऑल्सो यूज टू प्रिजर्व आंवला। आंवला को अगर आपको प्रिजर्व करना है, कच्चे आमों को प्रिजर्व करना है, या फिर इमली को प्रिजर्व करना है, टैमरिंड मतलब इमली, तो आप यूज कर सकते हो साल्ट का। और इस प्रोसेस को जिससे हम इसका यूज करके प्रिजर्व करते हैं इसको साल्टिंग कहते हैं। ओके, अब नेक्स्ट जो हमारा थर्ड है वो है प्रिजर्वेशन बाय शुगर। नमक से तो हो गया, आप चीनी से कैसे प्रिजर्व करें वो है। तो जैम्स, जेलीज एंड स्क्वैशेस आर प्रिजर्व्ड बाय शुगर। जो जैम्स होता है, वो जेलीज होता है, स्क्वैशेस होता है, इसमें क्या होता है, चीनी होता है, तो चीनी से ही इसको प्रिजर्व किया जाता है। शुगर रिड्यूसेस द मॉइस्चर कंटेंट विथ विच इनहेबिट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया विच स्पॉइल फूड।
क्या होता है, शुगर डालने से मॉइस्चर कम कर देता है। शुगर मॉइस्चर को, जो शुगर है वो मॉइस्चर को रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है। एंड इसके वजह से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मॉइस्चर से जो पनपते हैं वो पनप नहीं पाते हैं, और इस तरह से उनके ग्रोथ को रुकावट हो जाता है और फूड हमारा बचा हुआ रह जाता है, स्पॉइल नहीं होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। जो नेक्स्ट मेथड है वो है प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर। मतलब तेल से कैसे करें इसको प्रिजर्व, एंड विनेगर से, विनेगर जिसको सिरका कहते हैं। ठीक है, सो यूज़ ऑफ ऑयल एंड विनेगर, ऑयल का यूज़ करके एंड विनेगर का यूज करके प्रिवेंट्स स्पॉइलेज ऑफ पिकल्स, अचार को हम लोग खराब होने से बचा सकते हैं। बिकॉज बैक्टीरिया कैनॉट लाइव इन सच एन इन्वायरमेंट। देखो, बैक्टीरिया ऐसे इन्वायरमेंट में नहीं रहता है जहाँ पे तेल और विनेगर होता है, तो इसलिए आप तेल एंड विनेगर का यूज करके पिकल्स को आप अच्छे से सुरक्षित रख सकते हो। एंड वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फिश, यहाँ देखो वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फिश एंड मीट आर ऑफन यूज्ड बाय ऑफन प्रिजर्व्ड बाय दिस मेथड। प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर से आप वेजिटेबल्स को, फ्रूट्स को, फिश को एंड मीट को भी बचा सकते हो। एंड द नेक्स्ट जो है वह है हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। ठीक है, मतलब ठंडा करके या गर्म करके, ये दोनों ट्रीटमेंट से आप क्या कर सकते हो, अपने फूड आइटम्स को प्रिजर्व कर सकते हो। सो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड योर मदर बॉइलिंग मिल्क बिफोर इट इज स्टोर्ड और यूज्ड। देखो क्या होता है कि जब आपकी मम्मी किसी भी चीज़ को स्टोर, मतलब दूध को जब स्टोर करती है, ठीक है, और यूज करती है, तो उससे पहले क्या करती है मदर, बॉयल कर देती है मिल्क को उबाल देती है यूज करने से पहले। एंड बॉइलिंग किल्स मैनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो ऐसा क्यों करती है, क्योंकि बॉइलिंग कर देने से बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मर जाते हैं ड्यू टू हीट से मर जाते हैं, इसलिए बॉयल कर देना चाहिए जिससे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मर जाए। आगे देखेंगे हम, तो नेक्स्ट जो है यहाँ पे सिमिलरली वी कीप आवर फूड इन दी रेफ्रिजरेटर। इसलिए हमें रेफ्रिजरेटर में रखना चाहिए, क्योंकि रेफ्रिजरेटर में ठंड से भी बहुत माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मर जाते हैं। सो लो टेम्परेचर इनहेबिट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। लो टेम्परेचर से माइक्रोब्स के जो ग्रोथ है उसकी कमी हो जाती है। आगे है यहाँ पे बूझो क्या पूछ रहा है, इसको जरा देखते हैं। सो वो जो कहता है व्हाई डज द मिल्क दैट कम्स इन पैकेट्स नॉट स्पॉइल। जो मिल्क पैकेट्स में आता है वो स्पॉइल क्यों नहीं होता है। माई मदर टोल्ड मी दैट द मिल्क इज पैस्चराइज्ड। व्हाट इज पैस्चराइजेशन। तो बूझो कहता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि मेरी मम्मी ने बताया था कि मिल्क पैस्चराइज्ड होता है। और तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पैस्चराइजेशन जो प्रोसेस है वो क्या होता है। ठीक है, तो आइए जरा इसको हम देखते हैं। सो पैस्चराइज्ड मिल्क कैन बी कंज्यूम्ड विदाउट बॉइलिंग एज इट इज़ फ्री फ्रॉम हार्मफुल माइक्रोब्स। तो जो पैस्चराइज्ड मिल्क है उसको हम कंज्यूम कर सकते हैं बिना उबाले हुए भी, क्योंकि ये फ्री फ्रॉम हार्मफुल माइक्रोब्स होता है। मतलब ये इसमें हार्मफुल माइक्रोब्स नहीं होते हैं। क्यों, क्योंकि द मिल्क इज़ हीटेड टू अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस। क्या होता है, जो पैस्चराइज्ड मिल्क होता है उसको 70 डिग्री सेल्सियस पर हीट दिया जाता है। कब तक, 15 to 30 सेकेंड्स के लिए। एंड देन सडनली चिल्ड, और फिर अचानक से उसको ठंडा कर दिया जाता है एंड उसको स्टोर कर दिया जाता है। सो बाय डूइंग सो इट प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। ऐसा इसलिए किया जाता है, कभी ज़्यादा गर्म दिया जाता है 70 डिग्री सेल्सियस एंड देन चिल्ड कर दिया जाता है, ठंडा दिया जाता है, ताकि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ग्रोथ ना हो, उनके ग्रोथ को प्रिवेंट करने के लिए। सो दिस प्रोसेस वॉज डिस्कवर्ड बाई लुइस पैस्चर। लुइस पैस्चर का देखो नेम क्या है, लुइस पैस्चर। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पैस्चराइजेशन। ठीक है, तो पैस्चराइजेशन क्या होता है तो आपको बताना है। इन पैस्चराइजेशन द मिल्क इज हीटेड टू अबाउट, देखो यहाँ पे आंसर है, यही पे आपका आंसर है। द मिल्क इज हीटेड टू अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस पे क्या हीट किया जाता है फॉर 15 to 30 सेकेंड्स एंड देन सडनली चिल्ड एंड स्टोर्ड। By doing so, it prevents the growth of microbes, and this process is called pasteurization. And this process was discovered by Louis Pasteur. इतना आप आंसर दे दोगे तो pasteurization में आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा।
अब हम देखते हैं स्टोरेज एंड पैकिंग। आप स्टोरेज करके एंड पैकिंग करके भी बहुत चीज़ों को सुरक्षित रख सकते हो। सो दिस डेज ड्राई फ्रूट्स एंड इवन वेजिटेबल्स आर सोल्ड इन सेल्ड एयर टाइट पैकेट्स। आज के समय में जो फ्रूट्स होते हैं या जो सब्जियां होती है उसको कैसे बेचा जाता है, तो उसको सील्ड कर दिया जाता है एयर टाइट पैकेट्स में। हवा जिसमें भरा हुआ होता है उस पैकेट्स में सामान को भर के और फुल कर दिया जाता है हवा से, टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स, ताकि उसमें माइक्रोब्स अपना अटैक ना कर सके। हवा जो है वो बचाता है किसको, हमारे फूड आइटम्स को। आगे हम देखेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है? यू हैव लर्नड अबाउट द बैक्टीरियम राइजोबियम इन क्लासेस 6 एंड 7। हम दोनों क्लासेस में पढ़ चुके हैं, 6 में भी और 7 में भी, कि राइजोबियम बैक्टीरिया क्या होता है। इट इज इन्वॉल्व इन द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन इन लिगुमिनस प्लांट्स पल्सेस। जो लिगुमिनेट प्लांट्स होते हैं, दलहन पौधे होते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्स करने का काम राइजोबियम बैक्टीरिया करता है। रिकॉल दैट राइजोबियम लाइव्स इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लिगुमिनस प्लांट। जो दलहन पौधे होते हैं, जो दाल के पौधे होते हैं, दाल के पौधे की जो जड़ होती है उसमें नोड्यूल्स बने होते हैं, उसी में राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है। सच एज बीन्स एंड पीज, जैसे कि बीन्स एंड पीज हो गया कुछ लिगुमिनस प्लांट्स के एग्जाम्पल। विथ विच इट हैज़ अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो जो दलहन पौधे होते हैं, जो लिगुमिनस प्लांट्स होते हैं, उसके साथ राइजोबियम का एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में दोनों को प्रॉफिट होता है, किसी को भी नुकसान नहीं होता है। लेकिन नुकसान जिसमें होता है उसको हम सेफ्रोफाइट्स कहते हैं या फिर पैरासाइट्स कहते हैं। लेकिन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में दोनों को फायदा होता है। आपने पढ़ चुके हैं, 7th क्लास में आपने पढ़ा है, ठीक है। तो जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो क्या करता है कि नाइट्रोजन को फिक्स करके किसको देता है, तो प्लांट्स को देता है। और प्लांट्स उसको फूड बना के, राइजोबियम बैक्टीरिया को फूड बना कर देता है, क्योंकि प्लांट्स के पास क्लोरोफिल होते हैं, इसलिए वो फूड बना सकता है। समटाइम्स नाइट्रोजन गेट्स फिक्स्ड थ्रू द एक्शन ऑफ लाइटनिंग। कभी कल नाइट्रोजन जो है वो अपने आप लाइटनिंग, जो मतलब नेचुरली लाइटनिंग से, जो बिजली कड़कती है, चमकती है, जिससे भी नाइट्रोजन फिक्स हो जाता है। बट यू नो दैट द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमोस्फेयर रिमेन्स कॉन्स्टेंट। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जो नाइट्रोजन का अमाउंट है हमारे एटमोस्फेयर में, हमारे वायुमंडल में, वो हमेशा सेम रहता है, रिमेन रहता है, कॉन्स्टेंट रहता है। यू मे वंडर हाउ। आप वंडर करोगे कैसे। लेट अस अंडरस्टैंड दिस इज इन द नेक्स्ट सेक्शन में हम इसको पढ़ते हैं कि ऐसा कैसे, ठीक है। तो ये होता है नाइट्रोजन साइकिल के कारण। तो सबसे पहले बाद में हम नाइट्रोजन साइकिल का जो डायग्राम है जो यहाँ पे गिवन है इसे हम बाद में देखेंगे, पहले हम इसको समझते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रूट्स ऑफ अ लिग्यूमिनस प्लांट विथ रूट नोड्यूल्स। देखो यही आपको दिख रहा है, रूट नोड्यूल्स, वहीं पर राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है। अब आगे देखते हैं नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है। सो आवर एटमोस्फेयर है 78% नाइट्रोजन गैस। हमारे एटमोस्फेयर में 78% नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन इज वन ऑफ द इसेंशियल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए नाइट्रोजन जरूरी है। कैसे, एज पार्ट ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का पार्ट हो जाए, या क्लोरोफिल की बात करें, न्यूक्लिक एसिड्स की बात करें, या विटामिन की बात करें, इन सब को बनने के लिए क्या चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए। द एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन कैनॉट बी टेकन डायरेक्टली बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब जो एटमोस्फेयर में जो नाइट्रोजन है उसको प्लांट्स एंड एनिमल्स क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली तो उसको नहीं टेक कर सकते हैं, जो प्लांट्स एंड एनिमल्स है। सो सर्टेन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन अलगी। तो यहाँ पे याद रखना है जो कुछ बैक्टीरिया हैं जैसे कि राइजोबियम बैक्टीरिया एंड कुछ ब्लू ग्रीन अलगी, याद रखना है ब्लू ग्रीन अलगी और कुछ सर्टेन बैक्टीरिया है जो प्रेजेंट इन द सॉइल, सॉइल में प्रेजेंट रहते हैं। सॉइल में कहाँ, तो लिग्यूमिनस प्लांट्स की जो जड़ होते हैं उसके नोडल्स में प्रेजेंट होते हैं। एंड द सॉइल फिक्स नाइट्रोजन, और सॉइल से क्या करते हैं, सॉइल में प्रेजेंट रहते हैं और नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं फ्रॉम द एटमोस्फेयर एंड कन्वर्ट इट इनटू कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो एटमोस्फेयर में जो प्रेजेंट है नाइट्रोजन उसको क्या करता है, फिक्स करके कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन में चेंज कर देता है, ठीक है, कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन में चेंज कर देता है। वंस नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू दीज यूजेबल कंपाउंड्स, जब नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन में चेंज हो जाता है, इट कैन बी यूटिलाइज्ड बाय प्लांट्स फ्रॉम द सॉइल थ्रू देयर रूट सिस्टम।
तो ये प्लांट्स के लिए एवेल हो जाता है कि वो नाइट्रोजन को ले सकते हैं सॉइल से अपने रूट सिस्टम के थ्रू। नाइट्रोजन इज देन यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्लांट, एंड देन नाइट्रोजन का यूज करके जो प्लांट है वो सिंथेसिस करते हैं, अपना फूड को बनाते हैं, प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड्स, एंड प्रोटीन और अदर कंपाउंड्स को बनाते हैं। क्या क्या चीज़ों को बनाते हैं, आइए फिर से समझते हैं। तो प्लांट्स उसका किसका, तो नाइट्रोजन का यूज करके देखो क्या क्या चीज़ें बनाते हैं। तो वो अपना फूड को सिंथेसिस करते हैं एंड प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड्स को बनाते हैं। एनिमल्स फीडिंग ऑन प्लांट्स गेट देयर दिस प्रोटीन्स एंड देयर अदर नाइट्रोजन कंपाउंड्स। अब जो जो चीज़ें प्लांट्स बना रहे हैं, प्लांट्स को कुछ एनिमल्स खाते हैं, जो हार्बीवोरस एनिमल्स है वो प्लांट्स को खाते हैं, और जब प्लांट्स को खाएंगे तो प्लांट्स के अंदर की जो प्रोटीन्स है, जो नाइट्रोजन कंपाउंड्स है, वो सब किसके अंदर चल जाएगा, एनिमल के बॉडी के अंदर चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, वेन प्लांट्स एंड एनिमल्स डाई, और जब प्लांट और एनिमल डाई हो जाएंगे मतलब मर जाएंगे, तो बैक्टीरिया एंड फंगी प्रेजेंट इन दी सॉइल। अब जो प्लांट एंड एनिमल, जिन्होंने प्लांट जो था जिसके पास था और जो एनिमल उसको खाया, अगर वो दोनों मान चलते हैं कि वो डाई हो जाता है, तो बैक्टीरिया एंड फंगी प्रेजेंट इन द सॉइल, जो बैक्टीरिया एंड फंगी प्रेजेंट है सॉइल में, कन्वर्ट द नाइट्रोजनस वेस्टेज इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड्स। अब देखो ये जो प्लांट्स एंड एनिमल्स का डेड बॉडी है, इसी को नाइट्रोजनस वेस्ट्स कहा जा रहा है। तो क्यों, तो देखो प्लांट्स एंड एनिमल्स जब डाई होते हैं तो उसको हम वेस्ट्स कह सकते हैं, वेस्ट्स। ठीक है, लेकिन इनमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है, इसीलिए इसको बोला जा रहा है नाइट्रोजनस वेस्ट्स। अब इस नाइट्रोजनस वेस्ट्स को नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में चेंज करने का काम कौन करेगा, तो बैक्टीरिया एंड फंगी करेगा, या ब्लू ग्रीन अलगी करेगा। ठीक है, टू बी यूज बाई प्लांट्स अगेन, अब फिर से नाइट्रोजन कंपाउंड्स में चेंज कर देगा इस नाइट्रोजनस वेस्ट को, तो जो प्लांट्स है उसको दोबारा से इसको यूज कर सकते हैं। सर्टेन अदर बैक्टीरिया कन्वर्ट सम पार्ट ऑफ देम टू नाइट्रोजनस गैस। ठीक है, नाइट्रोजन गैस। अब देखो कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया हैं जो नाइट्रोजनस कंपाउंड्स जो है, पहले तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में चेंज किया, ऐसे कोई बैक्टीरिया है। अब ऐसे भी कुछ बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजनस कंपाउंड्स को एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन यानी नाइट्रोजन गैस में भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मतलब नाइट्रोजन गैस से नाइट्रोजन कंपाउंड्स में कोई कर सकता है, और नाइट्रोजन कंपाउंड से नाइट्रोजनस कंपाउंड से नाइट्रोजन गैस में भी कुछ बैक्टीरिया है जो चेंज कर सकते हैं, विच गोज बैक इन टू द एटमोसफेयर, और उसके बाद वो एटमोसफेयर में चला जाता है। एज अ रिजल्ट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमोसफेयर रिमेन्स मोर और लेस कॉन्स्टेंट। तो इसलिए मोर और लेस कॉन्स्टेंट का मतलब है हो सकता है ज़्यादा हमारे एटमोसफेयर में हो और कम प्लांट्स एंड एनिमल्स के बॉडी के अंदर हो, या फिर प्लांट्स एंड एनिमल्स के बॉडी के अंदर ज़्यादा हो और एटमोसफियर में जो नाइट्रोजन का परसेंटेज हो कम हो। लेकिन अगर हम टोटल को मिला दें तो वो 78% ही रहेगा। अब कम ज़्यादा क्यों होगा, आपको पता है कि कुछ बैक्टीरिया है जो फिक्स करके प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स को देते हैं, प्लांट्स को एनिमल्स खा लेते हैं, तो एनिमल्स एंड प्लांट्स डिड हो जाते हैं। तो उसके बाद जो नाइट्रोजनस वेस्ट्स है उसको नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में चेंज कर दिया जाता है। कोई ऐसे बैक्टीरिया है जो करते हैं, और हो सकता है नाइट्रोजनस कंपाउंड्स को कुछ ऐसे बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन गैस में चेंज कर दे। ठीक है, ऐसे हैं बैक्टीरिया जो कर देते हैं। तो इस तरह से मोर या लेस कांस्टेंट, लेकिन हमारे इन्वायरमेंट में जो नाइट्रोजन की जो अमाउंट है वो 78% ही रिमेन है, हमेशा के लिए बरकरार है। ठीक है, पूरे इन्वायरमेंट, जो हम पूरे एटमॉस्फेयर की बात करें तो समझ में आ गया, मतलब कमता बढ़ता नहीं है। इसी तरह से कभी प्लांट्स के अंदर जाता है, कभी एनिमल्स के अंदर जाता है, और कभी एटमॉस्फेयर में आता है, इसी तरह से। अब आइए हम डायग्राम समझते हैं। सो यहाँ पे देखिए आपने पढ़ा था कि दो प्रोसेस है, एक तो है कि नेचुरली लाइटनिंग से होता है कि लाइटनिंग आएगा मतलब बिजली चमकेगी, और ये जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन में चेंज होगा। अब देखो यहाँ पे है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ये लाइटनिंग में चेंज हो जाएगा। लाइटनिंग जैसे ही जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो लाइटनिंग से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन में। अब ऐसा क्यों होता है, तो जब लाइटनिंग होता है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होता है, और यही हीट किससे मिलता है, O2 से, ऑक्सीजन से मिलता है। तो हीट और O2 मिलकर, ये सब मिलकर कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन को फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो जब कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन को बनाते हैं इन दी सॉइल, तो ये सॉइल में प्रेजेंट रहता है। अब सॉइल में प्रेजेंट है तो इसको कौन लेगा, प्लांट लेगा।
ठीक है। प्लांट के बाद इसको कौन खाएगा, प्लांट को कौन खाएगा, एनिमल खाएगा। और जब एनिमल इसको खा लेगा, जो हार्बीवोरस एनिमल्स है वो, अब जब एनिमल्स इसको खाएंगे तो वो मान लो प्लांट्स और एनिमल्स डेड हो जाते हैं तो नाइट्रोजनस वेस्ट बन जाएंगे। और फ्रॉम एक्सक्रेशन एंड डेथ, मान लो उनका मृत्यु हो गया तो वो क्या क्या हो गया, वो नाइट्रोजनस वेस्ट बन गया और फिर से वो मिट्टी में ही मिल गया। अब कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो इस कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन को चेंज कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि बैक्टीरिया टर्न, देखो यहाँ पे क्या है, बैक्टीरिया टर्न, मैं थोड़ा बड़ा कर देती हूँ इसको, देखो बैक्टीरिया टर्न कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इनटू गैसियस नाइट्रोजन। कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन को गैसियस नाइट्रोजन मतलब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन या नाइट्रोजन गैस में चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो उसके बाद चेंज जब कर देगा तो उसके बाद फिर से यहाँ पे पहुँच जाएगा आपके एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, यहाँ पे पहुँच जाएगा कि नहीं, बिल्कुल पहुँच जाएगा। तो इस तरह से एक प्रोसेस था लाइटनिंग से। अब दूसरा प्रोसेस हम देखते हैं, तो दूसरा प्रोसेस क्या है, दूसरा प्रोसेस में यहाँ पे है, सबसे पहले जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, ठीक है, कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करके क्या करेंगे, नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में मतलब कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन में चेंज कर देंगे। जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन में चेंज कर देंगे। अब उसके बाद बैक्टीरिया इंटर्न फिक्स नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में बदल देगा, मैंने आपको बताया था। पहले तो क्या करेगा, फिक्स करेगा, उसके बाद नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में बदलेगा और ये कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन बन के सॉइल में मिलेगा। और फिर इसको कौन लेगा, प्लांट लेगा। प्लांट को कौन खाएगा, एनिमल खाएगा। एनिमल को जब खाएगा तो उसके बाद एनिमल जब डेड हो जाएंगे तो वो नाइट्रोजनस वेस्ट बनेगा और फिर ये नाइट्रोजनस वेस्ट सॉइल में मिलेगा। अब ये सॉइल फिर से कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो सॉइल में जो कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन है उसको गैसोस नाइट्रोजन में चेंज करेगा और उसके बाद यहाँ पे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में पहुँचा देगा, मतलब एटमॉस्फेयर में पहुँचा देगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम बताते हैं कि कैसे कैसे क्या हुआ था, उसका प्रोसेस हम यहाँ पे जो फर्स्ट में हुआ था वो लिख देते हैं। तो देखो सबसे पहले तो यहाँ ये 1 हो गया, अब लाइटनिंग से हुआ तो ये 2 हो गया, लाइटनिंग यहाँ पे है। अब उसके बाद लाइटनिंग के बाद यहाँ पे ये 3rd हो गया, 3rd के बाद यहाँ पे प्लांट लिया तो ये वाला प्रोसेस 4th हो गया और उसके बाद इसको एनिमल खाया तो ये 5th हो गया और उसके बाद यहाँ पे कन्वर्ट हो गया तो ये 6th हो गया और फिर जाके इसी में मिल गया तो ये 7th हो गया और फिर जब यहाँ गया तो ये 8 हो गया और फिर से यहाँ मिल गया। ठीक है, तो इस तरह से ये 8 प्रोसेस था जिससे कि ये साइकिल चल रहा था थ्रू नेचुरली। ठीक है, अब बायोलॉजिकली हम देखेंगे, ये नेचुरली हुआ, लाइटनिंग आया। अब बायोलॉजिकली मतलब कि कैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इसको चेंज करते हैं, आइए इसको देखते हैं। तो देखो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो चेंज करते हैं, सबसे पहले ये देखो फर्स्ट ये हो गया एटमॉस्फेयर में था, इसके बाद कुछ ऐसे हैं बैक्टीरिया हैं जो उसको फिक्स कर दिए तो ये 2nd हो गया। अब इसको नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में चेंज कर दिया, ये 3rd हो गया। उसके बाद कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन में कर दिया, ये 4th हो गया। इसको प्लांट्स ले लिया, ये 5th हो गया और उसके बाद इसको एनिमल्स खाया, ये 6th हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखो नाइट्रोजनस वेस्ट बन गया, ये 7th हो गया। फिर यहीं आके मिल गया तो ये 8 हो गया और उसके बाद ये फिर यहाँ चला गया तो ये 9th हो गया और फिर से यहाँ मिल गया। तो इसमें 9th स्टेप्स हैं और उसमें 8 स्टेप्स हैं, 8 8 16 1 17, तो टोटल 17 स्टेप्स हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि फर्स्ट क्या हुआ, सेकंड क्या हुआ। मैंने ये सारा स्टेप्स भी बता दिया ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ये देखो नाइट्रोजन साइकिल है यहाँ पे लिखा हुआ। तो इस तरह से ये हमारा चैप्टर जो है पूरी तरह से कंप्लीट होता है एंड आई होप कि आपको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर कोई दिक्कत हुआ तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम उसे ज़रूर पढ़ेंगे और पढ़ते भी हैं और उसके बाद आपको रिप्लाई भी देंगे, या कोई दिक्कत है तो फिर हम समझाने का कोशिश भी करेंगे। थैंक यू।